आज 24 मार्च है। तो कल मेंस का रिजल्ट आया है। एक दो का जानने वाला क्लियर हुआ है। देखते हैं अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुक जाओ पहले। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अभी ईडी ब्लास्ट हुआ है, न्यूज़ में क्या है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है मतलब नक्सल्स जो हैं उन्होंने अभी ईडी ब्लास्ट किया है, उसमें कुछ जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे वो होता क्या है। क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी जो पेपर है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, उसका एक पूरा एक टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि डेवलपमेंट मतलब करने से क्या होगा, वहाँ पे एरिया डेवलपमेंट करेंगे, हमने क्या किया, वे फॉरवर्ड में देखेंगे। तो पूरा एक आंसर है 150 वर्ड का मेंस के लिए। दूसरा जो आता है उसमें आता है ह्यूमन राइट कमीशन। अभी क्या हुआ है कि जो मैं वोट करना था कि श्रीलंका के पक्ष में मैं वोट करना था, मतलब ऐसा नहीं मैं नहीं कि वोट श्रीलंका हमसे मांग रहा था कि हमारे फेवर में वोट करना। तो वहाँ से उस मीटिंग से ही बाहर रहा है कौन, इंडिया। तो उसमें क्या हुआ है वो चेक करेंगे। फिर यूएनएससी मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल्स क्या होता है, क्योंकि बहुत मतलब मार्च में ये एक्टिव रहती है, मार्च में रिसोल्यूशन लेके आती है। तो मार्च चल रहा है तो रिसोल्यूशन ये मार्च में लेके आती है। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जो आपका AQI है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उससे क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए, जैसे महाराष्ट्र का PCSO उसमें पूछा गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ रखा है, रिवीजन कर लेंगे। सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम अपना इसके एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में। फिर इंडिया पाकिस्तान होल्ड ए टॉक ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अभी हमारे में ये इंडस वाटर ट्रीटी पे टॉक हुई है, ठीक है ना, मीटिंग हुई है। क्योंकि इसमें एक क्या है, इसमें एक आपकी है परमानेंट इंडस कमीशन है, उसकी टॉक्स हुई हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे वो कमीशन कैसे बनी, क्या इशू है। क्योंकि इंटरनेशनल में आप लिखने के लिए आएंगे तो आप जब पाकिस्तान और उसके बीच बारे में लिख रहे होंगे इंडिया के बारे में, तो एक इंडस वाटर ट्रीटी का भी इसमें प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीज़ हम कवर करेंगे और बाकी हम कवर करेंगे हिंदू से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके न्यूज़ जो बता देता हूँ, न्यूज़ क्या है अभी तक जो मतलब कि परमिशन थी कोविड वाली वैक्सीन लेने की, वो परमिशन किस किस को थी। वो परमिशन थी या तो 60 ईयर से अबव होने चाहिए या 45 ईयर से अबव होने चाहिए, और कोई तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए, कॉमोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि या तो कुछ बीमारी होनी चाहिए, आपके अंदर बीमारी हो तभी लगवा सकते हैं। अब 1 अप्रैल से जो भी 45 साल से ऊपर के हैं सब लगवा सकते हैं। वो कैसे लगती है मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। कोविन ऐप को या कोविन पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर, अपनी एज, एक वेरिफिकेशन OTP आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर आपको 1-2 दिन की डेट मिल जाएगी और जाके किसी भी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोविन पे जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाओगे। या फिर आपको उसमें ऑप्शन शायद आएंगे, मैंने तो चेक नहीं किया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप किसको लगेगी, 45 साल से जो बड़े हैं आपके घर में कोई है उनको वैक्सीन लग सकती है 1 अप्रैल से। उसके बाद क्या, फिर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, जो मतलब कि मंत्रा दिया था मोदी ने, इसको याद रखना, लिखने के लिए कहीं यूज़ कर सकते हो। अभी रिफंड पैनल इंटरेस्ट जो था EMI सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मतलब कि लीडर्स, उसमें क्या हुआ था मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। 6 मंथली मतलब सब कुछ माफ़ कर दिया था इंटरेस्ट देने से। माफ़ नहीं मतलब कि टर्मिनेट कर दिया गया था एक तरीके से। तो आपका मोरेटोरियम लेके आई थी गवर्नमेंट, और 6 मंथ के जो आपके क्रेडिट कार्ड और EMI थी उस पर स्टॉप लगा दिया था। तो उसमें फिर क्या हुआ, जब ओपन हुआ वो अगस्त अगस्त में जाके आपको भरना स्टार्ट करना, अगस्त के बाद से भरना स्टार्ट करना, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगा। जो आपने पिछले 6 मंथली आपने जो इंटरेस्ट पे नहीं किया था, या तो उस पर क्या लगा, चक्रवर्ती ब्याज, मतलब क्या होता है ब्याज पे ब्याज वाले पोर्शन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, मतलब कि पब्लिक ये गलत चीज़ है, आपने ही रोकर आप बैंक आपके क्या कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई कि जिसका 2 करोड़ से कब तक का लोन है, कम तक का लोन है, उस पर कोई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो जो भी MSME एजुकेशन हाउसिंग पे लोन लिया 2 करोड़ से कम तक का, उस पर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और आप जो नॉर्मल भर रहे थे पहले से उसको ही भरोगे। तो अब जो 2 करोड़ से ऊपर वाले थे वो कोर्ट चले गए कि हमें क्यों ऐसा आप कर रहे हो। तो ये बोलते हैं राइट टू 14 जो है, आप राइट टू इक्वलिटी जो बोलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कोई वॉलेशन नहीं है। क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम है, कोविड-19 है, गवर्नमेंट आप 2 करोड़ से नीचे वाले को रिलीफ दे रही है, वो उसकी मर्जी है। पर ये राइट टू इक्वलिटी का कोई इसमें इशू नहीं आता है। क्योंकि कोविड अब खुद देखो ना, ये तो बीमारी है, तो मतलब इसमें इक्वलिटी का है, ऊपर से ये भी इतनी आई है। गवर्नमेंट चाहती तो इन्हें भी छूट ना देती, इन्हें भी भरना पड़ता। तो बस ऑब्जेक्शन क्या था, ये सारे कुछ ऑब्जेक्शन थे तो उसको हटा दिया। फिर आता है 5 पुलिसमैन किल्ड इन छत्तीसगढ़ नक्सल
एम्बुश, मतलब कि उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया है उन्होंने। आईईडी ब्लास्ट में क्या हो गया, 5 आपके पुलिस पर्सन मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो हम पढ़ेंगे नेक्सलाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इधर इंडिया एब्सटेन इन द UNHRC बोट ऑन श्रीलंका, रिसोल्यूशन गेट नोट फॉर 22 मेंबर, रिसोल्यूशन 22 मेंबर लेके आए। कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, इसमें कितने मेंबर होते हैं वो आपको मैं भी बताऊंगा पूरी। और मनी अलॉट किए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि जब उनके ऊपर रिसोल्यूशन माना गया, जो उनकी गलती की थी, जो तमिल्स को लिट्टे टाइम में फोर्स ने कमिटेड किया था, आर्म फोर्स ने, लिट्टे ने, मतलब कि जीनोसाइड वहाँ पे किया गया था, बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। आप ये बताना हमने अपना कौन सा मिशन वहाँ पे भेजा था, कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था रोकने के लिए इनको, हमारी जब हेल्प मांगी गई थी, कमेंट में ये बताना। तो ठीक है, मनी अलॉट की जाएंगी, $2.8 मिलियन रुपीज़ को उसको इफेक्ट दिया जाएगा। फाइंडिंग द बेटर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग द हाउसिंग, जो वार अफेक्टेड पीपल है उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करना। तो इतने रुपए आपको खर्च करने होंगे, ये सजा सुनाई एक तरीके से उन्होंने। तो हम पढ़ेंगे UNHRC के बारे में, नक्सल के बारे में, ये हो गया। फिर नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली अनदर फेस्टिवल, ऐसे गवर्नमेंट डिसीजन लिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर जस्टिस आपका कॉल एक इनोग्रेट किया है इन्होंने, एक पोर्टल इनोग्रेट किया है। अभी मैंने जो ऊपर छोड़ दिए वो मैं अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा आपको, पर वेट। जस्टिस कॉल ने एक पोर्टल इनिशिएट किया है, सहयोग वेब पोर्टल, सहयोग। आप याद रखना कि प्री में पूछा जा सकता है, क्योंकि जस्टिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये सहयोग पोर्टल किया है, ये डेवलप किया गया है, मतलब कुछ स्टूडेंट ने डेवलप किया है, कहाँ के, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कुछ डेवलप किया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई रिसर्च कर रहा है बच्चा, उसे मतलब कि रिसर्च में स्टूडेंट जो रिसर्च के हैं और असिस्टेंट विद लॉयर, अपने मतलब एक लॉयर से कनेक्टिंग ले सकता है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी, सर ऐसे होता है तो ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज पोर्टल बनाया गया, इसका सहयोग नाम है। इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी है टू इंटरेक्ट विद दिस डायनेमिक यंगस्टर, जो हम यंगस्टर हैं, हम लोग हैं यंगस्टर जो है इस देश के, वो मतलब कि अटैच हो सके, स्टूडेंट रिसर्च विसर्च जो विद लॉयर से अटैच हो सके, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, ये पोर्टल तैयार किया गया है, सहयोग। तो आप इसका बस नाम याद रखना, इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर मैं AIQI के बारे में पढ़ाने वाला हूँ आपको, एयर क्वालिटी इंडेक्स। गवर्नमेंट आपके डक क्वारिन आपका डिसोल्यूशन ऑफ एयर क्वालिटी पैनल होता है, तो कांग्रेस ने बोला है कि गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर मतलब चेक करेंगे दोबारा से। तो हमें पैनल वैनल नहीं देखना है, वो तो अलग पैनल होता है, CPCB में अंदर बैठता है, ये बैठता है। हम क्या पढ़ेंगे, एयर क्वालिटी, सफ़र, CPCB और नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी, ये चारों हम चेक करेंगे कौन निकालता है, कैसे करता है। तो एक होलिस्टिक तरीके से हम इससे क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेंगे, अगर हम कनेक्टिंग करके पढ़े ना चीज़ों को, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं। जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा चैप्टर, तो तुरंत जाके आप वाइस प्रेसिडेंट, तुरंत जाके आप गवर्नर, तीनों को एक साथ पढ़ो। ऐसे नहीं प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट, ऐसे मत पढ़ो। आप कनेक्टिंग करो, पार्लियामेंट पढ़ा आपने तो स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ो, फिर जाके आप लोकल वाली पढ़ लो। तो एक कनेक्टिंग बनाओगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये सिमिलरिटी होती है। तो आप ऐसे कनेक्टिंग वे में पढ़ोगे, आप प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, गवर्नर पढ़ लिया, तो तीनों के डाउट क्लियर हो गए कि अच्छा इसमें ये, तो तीनों का आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब वो 4 दिन बाद मतलब आपका नंबर आएगा पार्लियामेंट पढ़ने के बाद, फिर पार्लियामेंट कमेटीज़ के बाद, फिर पार्लियामेंट फोरम के बाद, उसके बाद 4 दिन बाद आप जाके फिर गवर्नर पढ़ोगे। तो आप में कुछ लोगों की सोच होती है कि रिवाइज हो जाएगा, चलो ठीक है वो कर लेते हैं, गवर्नर के साथ वो प्रेसिडेंट भी रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे हो जाए तो ऐसे कर लो, वरना प्रेसिडेंट के बाद आप गवर्नर पे जाओ। तो ये कुछ है, मैं आपने बता दिया मैंने आपको। तो इंटरलिंक करना चाहिए चीज़ों का, इसलिए आपको क्वेश्चन कम गलती करोगे, क्वेश्चन की गलती कम करोगे बस। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, पहला आर्टिकल आता है, केरल ने अपना बजट वो निकाला है मैनिफेस्टो। तो ये ऐसे क्यों लिखते हैं, क्यों असम ने तो निकाला हुआ ना मैनिफेस्टो, क्योंकि अखबार ये हिंदू है, हिंदू में आता था, साउथ इंडिया से आता है, तमिलनाडु से प्रिंटेड होता है, उसके बराबर में केरला है। तो केरला ये साउथ की न्यूज़ बहुत लिखते हैं, तो ये केरला मैनिफेस्टो निकाला, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मुंबई में आपकी जो चल रहा है सारा काम, ये महाराष्ट्र में इलीगेशन चल रहे हैं, मतलब कि जो वहाँ के, मैंने आपको बताया ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। वाजे नहीं बम प्लांट किया था ऐसा बता रहे हैं, कि जो मुकेश अंबानी के बाहर, और वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गया था, इसको 2002 में निकाल भी दिया गया था। किससे निकाल दिया, पुलिस फोर्स से, और इसे शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद ये शिवसेना गवर्नमेंट आ गई, इसको मुंबई क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया। कहाँ ये SI था, सब इंस्पेक्टर, और सीधा क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया वाजे को। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि फिर आप इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि प्रोब, मतलब कि चीज़ें आ रही हैं, जो होम मिनिस्टर है उनके ऊपर मतलब कि
कमेंट हुए हैं कि उन्होंने पैसे लेके बाइबरी लेके मतलब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दे। डेमोक्रेसी की लूप होल, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस इतना पढ़ना। फिर आता है करेक्टिव वॉइस। मैं कितने दिन से कह रहा हूँ आपको, जुडिशली ने क्या बोला है, जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, तो आप वो वुमेन स्टीरियोटाइप फीलिंग मत रखो। कि जैसे कुछ केसेस मैंने आपको बताया भी थे, मध्य प्रदेश में केस हुआ था, हाई कोर्ट के मतलब सेक्सुअल ऑफेंड हुआ था, और क्या बोला था, आप राखी फॉर ए बेल, अगर आप लड़की से राखी बनवा लोगे तो आपको हम बेल दे देंगे। आपको, आप खुद सोचो, जो रेप जैसे जो केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, और मतलब कि बिलेबल भी नहीं होते हैं। कंपाउंडेबल मतलब, अनकंपाउंडेबल मतलब कैसे होता है कि आपको, कंपाउंड मतलब कि छोड़ा नहीं सकता है, बस इतना ध्यान रखो, आपको बेल नहीं मिल सकती है। जो बेलेबल केस होता है उसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर ही बेल दे देता है। जैसे आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया, फिर बोलता है अपने घर वालों को बुलाओ, वकील आया, साइन किए, तो वहीं से आपको बेल मिल जाती है। ठीक है ना। कुछ केस ऐसे होते हैं वो कोर्ट बेल देती है, उसमें कोर्ट में ही बेल मिलेगी, तो नॉन बेलेबल बोलते हैं उन्हें। बेल तो मिलती है पर कोर्ट देती है बेल आपको, वो इंस्पेक्टर जो एसएचओ होता है वो बेल नहीं दे सकता। तो क्या होता है, नॉन बेलेबल है, एक कंपाउंडेबल के है। कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, और दो पार्टी बैठ गई, जिसके घर में डेथ हुई, जिसका मर्डर हुआ, जो विक्टिम है और जिसने किया एक्यूज है, उन दोनों में कुछ फैसला हो जाए बीच में कि ठीक है चलो हम मान गए, कुछ भी हो, तो कंपाउंडेबल नहीं है, फैसला नहीं हो सकता ऐसे केसों में। कि रेप जैसे केसों में, रेप हो गया आपका, मर्डर हो गया, तो कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। उन केसों में आप ऐसी ही चीज़ें बोलते हो, राखी बांध दो आपको छोड़ देंगे, तो ये गलत चीज़ है। जुडिशरी को करेक्ट करना चाहिए, मतलब वॉइस अपनी वेलकम स्टेप होना चाहिए, मतलब कि उस तरह से ऐसा जो आपके सीजीआई हैं उन्होंने कहा है एक तरह से, मतलब ऐसी चीज़ें मत करो। जैसे अपने और भी केसेस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जो केसेस आया था, अभी मैंने आपको बताया था शादी कर लो, लड़की से, विक्टिम से शादी करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, ये वो सब। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ एक बैंकॉक जनरल आपका गाइडेंस है ऑन द जुडिशरी, जो आपको जेंडर पर्सपेक्टिव थिंक करने की बात करता है। तो आप पढ़ लेना, लिखने के लिए है, मेंस के लिए सीधी सीधी बात है। फिर आपका डीवाई, आपका चंद्रचूड़ का केस है, उन्होंने क्या बोला था कि वुमेन को इक्वल ट्रीट करना चाहिए आपका आर्मी के अंदर, कि वुमेन नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर वो परमानेंट आपकी आर्मी कमीशन डेवलप की गई थी। तो वो चंद्रचूड़ का केस था, ये याद रखना। तो एक इक्वलिटी बेस पे काम करना चाहिए, ये नहीं कि आप मेन का फेवर लो या वुमेन का फेवर लो। तो इसमें यही सारी बात बताई गई है। दूसरा जो आर्टिकल आता है वो जियो पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया। थोड़ा मैं आपको जिस्ट बताता हूँ इस आर्टिकल में है क्या, क्योंकि आपको जिस्ट पता होगा तो आपको आर्टिकल खुद भी जाके आपको पढ़ना लेना चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जब आपको समझ में आ जाए चीज़ें तो उसके एक बार खुद थोरली जा लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आपके पास 1-2 साल हैं, 2022 या 23 में लिख रहे हो, तो आपके पास टाइम है। इससे क्या होगा, आपके लिखने की, पढ़ने की, और आपका माइंड की अपनी एबिलिटी खुद डेवलप होनी स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या है कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है अभी, न्यू एक पॉलिसी हम लेके आए हैं, अपनी जो एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी है। हमने कहे अपने रूल जो हम सप्लाई करते हैं ना, भूटान को, बांग्लादेश को, आसपास के रीजन को, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो हमने रूल टाइट किए हैं। जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस उन कंट्री में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रूल टाइट किए हैं। कुछ चीज़ों को, मतलब पॉलिसी को हमने अपना मतलब कि हार्ड किया है। तो उससे हार्ड क्या होगा, जो आप जियो पॉलिटिक्स कर रहे हो ना साउथ इंडिया, पावर के ऊपर, पावर की ट्रेड के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेड के ऊपर, वो आपको कहीं ना कहीं उल्टी पड़ सकती है, ऐसा इन्होंने बोला है। पहली बात, जो रिलीज़ की है, न्यू रूल्स रिलीज़ किए, मैंने आपको बताया। जो हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल को बिजली सप्लाई करते हैं, इंडिया अप्रोच में उसमें क्या है कि मतलब कि अनमिस्टेकेबल पॉलिटिक्स अप्रोच ऐसी मत रखनी चाहिए। न्यू न्यू अप्रोच है अनमिस्टेकेबल पॉलिटिक्स, जो बैलेंस द चाइना ग्रो इन्फ्लुएंस, जो चाइना का ग्रो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपने एक ऐसी अप्रोच रखी है। अप्रोच में क्या रखा है, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा इन्होंने फर्स्ट मास्टरफुल, मतलब कि लीगलिजी द रूल स्ट्रॉन्ग डिस्करेज द पार्टिसिपेंट, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द प्लांट ओनर बाय द कंपनी सिचुएशन इन थर्ड कंट्री। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मतलब कि जैसे ये नेपाल है, इसमें कोई थर्ड कंट्री कोई चीज़ डेवलप कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो हम उससे बाहर आ जाएंगे, हम उसे कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज़ में। ऐसा इन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर बोला। तो ये एग्रेसिव स्टेप है। उसके बाद आपको कॉपरेशन करना चाहिए विद इंडिया, डज नॉट हैव ए बायलेटरल एग्रीमेंट ऑन पावर सेक्टर। तो हमारे पास कोई बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे उसके साथ हम। चाइना कंपनी होबिंग द एस्टेब्लिश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में, तो वैसे ही अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, तो इंडियन मार्केट कट ऑफ करेगा। ठीक है ना, इन्वेस्ट इंडियन मार्केट उसमें जाने कट ऑफ करेगा। जैसे नेपाल में चाइना से, अगर नेपाल है वो एक प्रोजेक्ट चाइना से बनवा रहा है, तो हम उस पर कट ऑफ करेंगे, हम कोई भी प्रोजेक्ट ना बनाए इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा इंडिया ने अपनी पॉलिसी में लेके आया है। थोड़ा स्टेप इन्होंने ऊपर कर दिए हैं। ऐसा इन्होंने शार्क में बोला है कि जो आपके मतलब कि शार्क नेशन है, हिस्टोरिकल मूव टूवर्ड द लिबरल द, मतलब हमने क्या किया था 2014 में शार्क की मीटिंग हुई थी, हमने कुछ अपने रूल को मतलब कम किया था, कि लिबरलाइज किया था इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए।
उसको हमने स्ट्रॉन्ग बना दिया, स्ट्रेंथ बना दिया है, तो उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम जो सीधी क्रिएट मैं बोल रहा हूँ कि आपने क्या इंडिया सेंट्रिक नो एडवांटेज, मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया के साथ, वो कंट्री क्या फुल्ली चाइना के साथ चली जाए, एक तो ये प्रॉब्लम है। और फिर हम एक मेजर मेगा प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट चलाने की बात कर रहे हैं, जैसे क्योंकि IS से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अपने, वो हमने ही स्टार्ट किया, हमने और फ्रांस ने मिलके, मोदी जी ने और फ्रांस के जो PM दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। एक तो वो, और एक हमारा मिशन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है ना, ये बनाने वाला है आपका OSOWOG, ये हम डेवलप करने वाले हैं कि एक तो सन, एक ही पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या होती है ना, बड़ी बड़ी ग्रिड लाइन होती हैं जो कनेक्टेड होती है। कहते हैं ग्रिड फेल हो गया, ग्रिड फेल होने से मतलब पूरे पूरे स्टेट की लाइट चली जाती है, पूरे पूरे सिटी की लाइट चली जाती है, ग्रिड फेल हो जाता है। तो वन ग्रिड बनाना है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, पहले अपना साउथ एशिया को जोड़ना है, फिर मतलब पूरा साउथ एशिया अपनी नेबर को पूरा जोड़ना है पूरा, फिर अपने पूरे वर्ल्ड को अफ्रीका के साथ जोड़ना है, थर्ड में पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड में जोड़ना है। उससे क्या होगा ना, जब सब जुड़ा होगा आपस में, पूरी लाइन कनेक्टिविटी आपस में होंगी, तो उससे ट्रेड, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड हो सकता है, वो थोड़ा मतलब अच्छा हो सकता है हमारा। फिर जैसे अफ्रीका को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है और हम इंडिया एक्सेसिव अमाउंट में बिजली डेवलप कर रहा है और उससे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो वो स्टोर भी नहीं कर सकता अभी इतनी बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए स्टोर करने के लिए, तो हम अपनी ग्रिड में जाके वो दूसरी कंट्री को हम सप्लाई भेज सकते हैं। तो हम दूसरी कंपनी को जो एक्सेस अमाउंट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे भेज सकते हैं, वो बेकार भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, ग्रिड पूरा डेवलप हो जाएगा। अगर आप ऐसे स्टेप लेके आ रहे हो, मतलब कि एक तरह से मतलब हैरेसिंग स्टेप लेके आ रहे हो, स्टिक वाले स्टेप लेके आ रहे हो, लिबरलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको आने वाली प्रोग्राम जो है इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो है, देखो इसमें क्या है, देखो पहले क्या क्या है, एम टू ब्रिंग द कनेक्टिंग वेस्ट एशिया, पहले वेस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाएगा, फिर देन अफ्रीका को भी कनेक्ट किया जाएगा, उसके बियॉन्ड तक जाया जाएगा, ठीक है ना। साउथ एशियन कंट्री को पहले कनेक्ट किया जाएगा, फिर अफ्रीका को, फिर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाएगा। मल्टी कंट्री पावर पूल होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में आके एक ग्रिड से जुड़ी होंगी। ये कुछ सिस्टम है, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। काउंटरिंग चाइना के चक्कर में आप अपने आसपास के नेशन को मत खो देना, ऐसा आप लिख देना एक स्टेप। दूसरा जो आता है केस टाइम टू फॉरगॉट, दैट टाइम फॉरगॉट, मतलब केस दैट टाइम फॉरगॉट, मतलब कि कुछ केस ऐसे हैं मतलब कि जो टाइम को भूल गए कुछ करना। मैं आपको एक केस बताता हूँ, ये केस स्टडी के विष्णु तिवारी, ये 40 ईयर के पर्सन है और 17-18 साल की उम्र में जेल गए थे। 17 साल की उम्र में जेल गए थे, क्यों गए थे, इन पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन एट्रोकेसी एक्ट है 1898, वो इन पे लगाया गया था, कुछ रेप चार्जेस भी लगाए गए थे। तो इसके लिए अंदर गए थे और इन्हें 20 साल बाद इन्हें बाइज्जत बरी किया गया। तो 20 साल जेल में रहे और एलिगेशन जितने इनके ऊपर लगे थे सबको ख़त्म किया गया कि वो रॉन्ग तरीके से लगे थे। भाई उसने 20 साल अपना जीवन जेल के अंदर बिता दिया रॉन्ग एलिगेशन के वजह से। और वो 20 साल इतना टाइम क्यों गया, उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सजा दे दी, ठीक है, उम्र कैद की। तो 20 साल का टाइम क्यों गया, क्यों अपील नहीं की गई हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में। जो उसका वकील था ना, जो उसे मतलब गरीब है, तो गरीब को कहाँ मिलती है वो नासला, तो गरीब था नासला से उसे मतलब सपोर्ट मिलती थी वो लीगलाइज वकील करने में। जो उसका वकील था उसने ढंग से काम नहीं किया, और फिर कोर्ट ने मतलब जैसे उसने ढंग से काम नहीं किया, तो वो जैसे कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, कि आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से एविडेंस रखने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको एविडेंस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में रखे वो लेके आने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको फाइल करना है अपना केस, ठीक है ना। तो केस लिस्टेड ढंग से करना है। जो उसका लॉयर था वो ढंग से नहीं कर पा रहा था बार बार, और इसी बीच उसके दो पेरेंट्स और मतलब कि उनकी डेथ हो गई। और फिर 14 साल बाद ये केस 2009 में केस जाता है आपका श्वेता सिंह राणा के हाथ में। तो वो क्या करती हैं, लीगल एड लॉयर थी इनकी, उनके हाथ में केस जाता है, फिर वो अच्छे तरीके से रखती हैं और 2020 में जाते थे। पेंडेमिक चल रहा था तो केस नहीं सुने इतने, 2021 तक ये सब इन्हें सजा से मुक्त करा देती हैं, मतलब कि इन्हें बाइज्जत बरी मिल जाती है कि इनके ऊपर जो केस लगे थे वो एलिगेशन जो लगी थी रॉन्ग थी। तो भाई उसने 20 साल पूरी अपनी जवानी, एक टर्म होता है पीरियड ये वाला, 20 साल से 50 साल तक, इसमें ही इंसान मतलब पूरी जितनी इसमें कमाएगा उसको यूटिलाइज आगे करेगा, उसी में अब सब कुछ करना होता है। उसने अपने पेरेंट्स भी खो दिए, दो भाई भी खो दिए। अब देख लेना विष्णु तिवारी डालना यूट्यूब पे, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पुअरली डिजाइन सिस्टम, एक तो क्यों हुआ ऐसा कि पुअरली डिजाइन जो सिस्टम है, जैसे आपका केस था सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो पेपर जो होते हैं ना, पेपर्स होते हैं, एविडेंस पेपर होते हैं, वो कोर्ट तक कौन लेके आता है, आपका वकील लेके आता है, वहां से निकलवा के फोटोकॉपी और पेश करता है सुप्रीम कोर्ट में सर इन बेसिस पे। एक तो वो एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं ला पाया, जो उसका वकील काम कर रहा था उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया केस के अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसमें एक चीज़ बताई गई है,
जो आपकी सिंसियरली लॉयर होती है ना, मतलब विजिलेंट फैमिली जो होती है, मतलब कि आपकी विजिलेंट फैमिली होती है, लग्जरी फैमिली होती है, दैट ओनली द प्रिजन उनके लिए ही है। अगर पैसा होता उसके पास तो उसका वो वकील भी ढंग से काम करता। इकोनॉमिक मीन्स दैट एक्सेस टू हैव बिकम द एसेंशियल एंड सिक्योर्ड जस्टिस उन्हीं के लिए रह गया है। कोई गरीब है उसकी कौन सुनता, ना उसके घर वाले भी इतने कैपेबल नहीं थे, ना उसकी फैमिली में इतने कोई कैपेबल था, माँ बाप थे नहीं उसके, तो कौन सुनता। फिर वो केस एक श्वेता सिंह राणा के पास जाता है, वो सॉल्व करती हैं, वो पूरी तरह प्रॉपर रखती हैं एविडेंस, तो ठीक है। तो एक तरीके से सिंसियरली अब कहाँ रह गई जस्टिस, किसको मिल रहा है? जो लग्जरी लाइफ है, जो इकोनॉमिकल मतलब कि पैसा है जिनके पास, उनको ही जस्टिस, एक सिक्योर जस्टिस मिल सकता है। अदरवाइज जस्टिस डिले होता रहेगा, ठीक है ना। और जस्टिस डिले का मतलब है डिनाई जस्टिस, ऐसा बोला गया है। वो जस्टिस डिले हो रहा है, यू आर डिनाइड द जस्टिस, फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? डिज़ाइन सिस्टम में कैसा है? अगर आपको ई कोर्ट होती या ई तरीके से उसकी सुनवाई होती, उसे बहुत पहले मिल जाती। ई कोर्ट का क्या मतलब होता है? डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस। तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांस मतलब जो उसके पेपर आने थे सबॉर्डिनेटेड कोर्ट से और हाई कोर्ट तक, वो ऑटोमेटिक आ जाते। अगर ई कोर्ट का सिस्टम होता, वो ऑटोमेटिक केस इसमें गया तो सबॉर्डिनेट केस में वहाँ पे डिजिटलाइजेशन, और वहाँ से कंप्यूटर सारे केसेस मतलब पेपर यहाँ पे सेंड हो जाते, और प्रॉपर तरीके से उसके मतलब सारे एविडेंस यहाँ पे होते, केस की सारी फाइलें यहाँ पे होती, और ऑटोमेटिक वकील के पास भी, जो उसके एडवोकेट है उसके पास भी होती सारी चीज़ें। तो मे बी उसे पहले इतनी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़ती, और उसे पहले ही वहाँ से पेपर बेस, मतलब जो उसने प्रोसेस के 14 साल 15 साल फेस किए हैं उसने, कि पेपर प्रॉपर तरीके से एविडेंस आपने सबमिट नहीं किए, कोर्ट में सबॉर्डिनेटेड कोर्ट में किए थे, तो उसे इतना प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ता। ये पूरे आर्टिकल में बोला गया। फिर मैंने बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी मॉनिटरिंग द क्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन को। देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इसमें फ़ायदा है। वंस द प्रिजन हैव सर 14 ईयर्स ऑफ हिज सेंटेंस, मतलब कि 14 साल, जब से 3-4 साल पहले केस चला, फिर सजा हो गई, फिर 14 साल वो इसमें ही लगा रहा, हाई कोर्ट में ही केस उसका कभी रिजेक्ट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, बिकॉज ऑफ पेपर वर्क, पेपर बुक के वर्ड से उसका ही वेट करना पड़ा। लास्ट में जाके दूसरा वकील ही से केस लेता है, फिर वो केस को सॉल्व करता है। एक क्रिटिकली फैक्टर है चीज़ों के देखते हुए कि उसने 20 साल अपने गवा दिए थे। तो मतलब क्या बोलता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आप भूल गए उसकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को प्रायोरिटी देना, ये सब कुछ करना। तो यही सारा आप लिख सकते हो इस केस के बारे में, मतलब तिवारी के बारे में लिखने के लिए आएगा आपको। जस्टिस डिनाई के लिए आ जाए ना, जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई, तो आप विष्णु तिवारी का केस जरूर मेंशन करना, क्योंकि ये केस पॉपुलर केस है। फिर जो अभी बिल आ रहा है, देखो ये बिल आ रहा है, जो बिल तो आ रहा उसने रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला? है क्या? उसे रिवॉर्ड तो कुछ मिलना चाहिए ना, उसकी हाँ वो 20 इयर्स केस है, है वो तो। भी केस लड़ना पड़ेगा ना उसके लिए, रिवर्ट के लिए भी। फिर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी का केस आ रहा है 2000, मतलब केस क्या बिल आने वाला है 2021, लोकसभा से पास हो गया। अब ये केस मतलब बिल किस में आ गया, राज्यसभा में आता है, पास होता है नहीं होता है। अब इसमें चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट को चेंज करके जो गवर्नमेंट बताया गया है बिल के अंदर, वो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया है, किसी को नहीं, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट बताया गया है, ठीक है। फिर हमने वोट किया है, गवर्नमेंट चुनी है, क्यों फ़ायदा? तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? आप जो गवर्नमेंट चुन रहे हो और वोटिंग सिस्टम में आप पूरी चीज़ों में वेस्टेज कर रहे हो पैसे को, उसका क्या फ़ायदा? जब आपको बताना है गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये गवर्नमेंट चुनना, उसके बाद इतना पैसा वेस्ट करना वोटिंग करवाने में, फिर इतना इलेक्शन में पैसा वेस्ट करना, इलेक्शन कमीशन को इतने सारे ऑफिसर को इधर उधर, क्यों वेस्ट कर रहे हो जब इतना पैसा, जब सीधा आपको गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना है। उसके बाद चुनी हुई गवर्नमेंट है, आपके पास चुनी हुई गवर्नमेंट है, और यू आर कर्बिंग द वॉइस ऑफ द पीपल। एक तरह से चुनी हुई गवर्नमेंट में क्या होता है कि वॉइस ऑफ द पीपल को आगे रखे, उसको आप कर्व कर रहे हैं कुछ, ये चीज़ इसने बताई है। एग्जीक्यूटिव एक्शन ओपिनियन ऑफ द आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो क्या, वो भी किसके ओपिनियन पे होंगे, वो भी किसके ओपिनियन पे होंगे, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गवर्नमेंट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बताएगा ये वाला बिल। अब जो इसमें क्या किया गया, अब इसमें जो आर्टिकल 239A है ना, इसे अनअमेंडमेंट किया गया, मतलब इसे अमेंडमेंट इसे नहीं किया जा रहा, और डायरेक्टली बिल लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम, इसे क्यों नहीं छुआ गया? इसके इसलिए नहीं छुआ गया, कौन, अगर इसे छूना था ना आर्टिकल 239A को, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए इसमें कोई जॉइंट सेशन नहीं होता है, उसमें तो आपको इंडिविजुअली दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी में बिल पास कराना होगा। तो प्रॉब्लम आ जाती है इनके सामने, लोकसभा से तो करा लेते, पर राज्यसभा में नहीं करा पाते, क्योंकि अभी इन्हें एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनके पास नहीं है पास कराने कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो बिल वहीं पर अटक जाता। तो ये ऑर्डिनरी बिल ला रहे हैं, अगर ये रुक भी गया राज्यसभा में, तो ये क्या करेंगे, जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे, और जॉइंट सिटिंग में ऑब्वियसली जीतने यही है।
कि दोनों एक साथ बैठेंगे। ये कुछ केसेस इसमें बताए गए हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी दिल्ली वाला केस हुआ था, कि इसमें क्या करना चाहिए, मतलब कि highlight that the constitutional amendment introduced in 1991 Act and rule of the business लेफ्टिनेंट गवर्नर फंक्शन बताए गए थे इसमें कुछ चीज़ गवर्नर। फिर 2018-19 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एडेड एडवाइस पे काम करेगा, किसकी, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। उसका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं तो ही माना जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऊपर माना जाएगा, अदरवाइज वो किसके बेस पे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ये कुछ केस हैं। फिर शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है 1974 वाला, रूल अगेंस्ट द आपका आपका डिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइक द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक के ऊपर मत छोड़ो, डेथ ऑफ स्वीट फ्रूट, इट हैड टू वॉन द इलेक्शन, मतलब डेथ ऑफ स्वीट फ्रूट है, मतलब आप डेथ कर रहे हो एक अच्छे सी फ्रूट की, मतलब कि सेकंड वॉइस ऑफ द सिटीजन को आप, मैंने बता ही दिया है उसे, मतलब कि कम कर रहे हो। एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या होता है कि फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अब जो पीपल की चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको तो आपने मना कर दिया, और जो आपने अपॉइंट किया है कोई पर्सन को, उसको आपने सारी पावर दे दी, तो किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात की पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो दोनों को प्रॉब्लम है, ऐसा ऑथर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाली न्यूज़ बता दी। अब ताइवान, इंडिया ताइवान में कुछ टाइज हैं, मतलब उसे क्या करना चाहिए, रिकेबलराइजेशन करना चाहिए, मतलब कि कैलिब्रेट कर लो या उसे, तो दोबारा से हमें ये टाई अच्छे करने चाहिए, मतलब जो कि दोनों के सेम इशू है। इंडिया भी चाइना से फाइट कर रहा है, ताइवान तो चाइना सीधा बोलता है ताइवान हमारा है, ठीक है ना। ताइवान का हमने क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्या ताइवान के साथ की है। 25 ईयर हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, इसलिए ये आर्टिकल ये आया है, 25 ईयर की फ्रेंडशिप हो गई है, तो क्या क्या हमने ताइवान के साथ किया है ये मैं आपको बताऊंगा इस वाले आर्टिकल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ताइवान का और इंडिया का जो इशू है वो सेम है, बायलेटरल एग्रीमेंट साइन करने चाहिए हमें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपका कस्टम कॉपरेशन, सिविल एविएशन, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, इन सब चीज़ों से टाइम भी रिकेबलेट इंडिया और ताइवान रिलेशन, मतलब कि रिकेलिब्रेट करना चाहिए इन दोनों के रिलेशन को। हमने पहले क्या किया गया, ठीक है, एक तो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और हम रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को एज ए कंट्री, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसे चाइना चिढ़ता है कि ताइवान को आप कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हो। और उसके अंदर और भी चीज़ें क्या है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की प्रिंसिपल फॉर द, मतलब कलेक्टिव ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए, जैसे क्या कलेक्टिव ग्रोथ, फ्रीडम क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, जस्टिस क्या है, रूल ऑफ लॉ कंटिन्यू टू इम्बोल्डन देयर पार्टनरशिप, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर। फिर ताइवान ने भी पेंडेमिक टाइम में दवाई बनाई है, दवाई सप्लाई की है, तो दोनों की एक तरह से कॉमन चीज़ें हैं। लाइक वाइज ताइवान हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, तो इंडिया ने भी ऐसे फोर फ्रंट पे रहा है फाइट अगेंस्ट द कोविड-19, और ताइवान भी ऐसे आगे ही रहा है, दुनिया की कॉमन चीज़ें हैं। हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक्सपेंड करना चाहिए अपनी फील्ड ऑफ हेल्थ के लिए। और ताइवान से एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि ताइवान क्या है, बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करता है अपनी चीज़ों के अंदर, तो हमें एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमें ताइवान से हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चैलेंजेस, उसने बहुत सारे चैलेंजेस से डीलिंग की है, जो बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप की है उन्होंने। तो हमें अगर अपने पॉल्यूशन को कम करना है तो हमें ताइवान के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तो ये जब कभी लिखोगे तो इसके बारे में ज़रूर देखना, बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ये बेनिफिशियरी हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोकेमिकल जो अपनी है उससे बेनिफिशियल हो सकती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ताइवान ने मतलब बहुत अच्छा काम किया, वो भी हमें उनके साथ डेवलप करने चाहिए। देखो मैंने बताया एयर क्वालिटी अच्छी करने के लिए बायो फ्रेंडली उसके पास टेक्नोलॉजीज़ है, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसने बहुत अच्छा काम किया है। और पीपल टू पीपल कनेक्शन होनी चाहिए, कल्चर एक्सचेंज होनी चाहिए। कल्चर एक्सचेंज क्यों बोलते हैं हम हमेशा, साउथ जो एशिया के नेशन है, साउथ ईस्ट एशिया के, कल्चर एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे इनसे कुछ कल्चर मिलते जुलते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म हमारे यहाँ से डेवलप हुआ, इनके यहाँ तक गया, हमारे जो राजा थे उन्होंने वहाँ तक सेंड किए, अपने स्कॉलर सेंड किए, जाओ इसे नॉर्थ ईस्ट एशिया में या ऊपर फैला के आओ, बुद्धिज़्म को आगे बढ़ावा दे के आओ, तो हमारे कल्चर कुछ एक्सचेंज हुए, कल्चर हमारे कुछ ना कुछ सेम है। फिर ताइवानी टूरिस्ट इंडिया में कम आते हैं, उनको और बढ़ावा देना मिलना चाहिए। फिर हमारे ताइवान टूरिज्म ब्यूरो पार्टनरशिप, मतलब विद मुंबई मेट्रो, ये सब चीज़ों में काम किया है, ये इसको और बढ़ाना चाहिए। डीपनिंग इकोनॉमी टाइज किस चीज़ में करने चाहिए, एक तो हमें करना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में ताइवान बहुत ऊपर है, उनको डेवलप करना है, वर्ल्ड का लीडर है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने में, चाइना की तरह ही है वो भी एक तरीके से,
तो उन चीज़ों को डेवलप करने, ताइवान हो गया आपका, वियतनाम हो गया आपका, ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो इसकी हम टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए हमसे पार्टनरशिप करनी चाहिए। ताइवान एक आपको लुक्रेटिव बिजनेस हमें दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 2018 में वॉज द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, एक तरह से अच्छा माइलस्टोन कहा गया है। तो ये मैंने कुछ आपको ताइवान के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम, केमिकल। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट आप याद रखना। एक वेस्टर्न प्लांट है लास्ट ईयर, क्रिएटिंग आपको कन्फ्यूजन ऑन द मिस्ट्रस। ये कुछ चीज़ें हैं जो ताइवान से हमने लेके फर्म ने डेवलप किया है, तो आप याद रखना। तो आपको क्या रखना, बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का वर्ल्ड में लीडिंग करता है ताइवान। ये कुछ चीज़ें हमें उससे सीखनी चाहिए। और ताइवान के जो हमारे यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो बहुत कम आते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो 4-5 पॉइंट इससे आपको मिल जाते हैं। कभी ताइवान से रिलेशनशिप लिखने का, IR पेपर 2 लिखने के लिए आएगा, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पंचायत सिस्टम इन आसाम ट्राइबल एरियाज में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 6 शेड्यूल में MATM, महात्मा लिखना, महात्मा, MATM, महात्मा, ए मत लिखना लास्ट में, TM लिखना बस, TM। तो M फॉर मिजोरम, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मणिपुर। ये कुछ एरिया है आपके, मेघालय, सॉरी मणिपुर नाम आ रहा है, मेघालय, हाँ मणिपुर नहीं है। ये कुछ एरिया 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये हमेशा याद रखना। देखो, जो आपका एरिया है, इसमें हिल एरिया जो आपका नॉर्थ आपका चक्कर करके आगे, जो ट्राइबल रहते हैं, मतलब कि जो आपके काबरी एनलॉन्ग हो गया, आपके बोडो लैंड हो गया, ये रहते हैं आसाम में। नॉर्थ आपका आपका चच्चर करके हिल्स और काबरी और बोडो लैंड, ये ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, ठीक है। इनके नाम याद है, काबरी, बोडोलैंड। अभी नॉर्थ चच्चर कहाँ पे, ये आसाम के अंदर है। खांसी, जयंतिया, गैरो तो आपको पता ही है, मेघालय के अंदर है। और आपके त्रिपुरा में कौन से, त्रिपुरा के नाम पे, त्रिपुरा में कौन से, त्रिपुरा के नाम पे ही है। ये क्या है, मतलब कि ये यहाँ पे त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आप ADC है, जो ट्राइबल होगी त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये कहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर है। चकमा, मारा और लाई, ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ये आपके पढ़ते हैं मिजोरम के अंदर। चकमा, मारा और लाई मिजोरम के अंदर पढ़ते हैं। तो इनके नाम याद रखना, मैच द फॉलोइंग में सीधा पूछता है। ये आपसे बोलेगा चकमा, मारा एंड लाई जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इस लाइज इन द असम, पर आप करोगे नहीं, ये मिजोरम के अंदर है। तो इनके अंदर राज्य पंचायत इलेक्शन अभी नहीं कराए जाएंगे। नो पंचायत सिस्टम, अभी पंचायत सिस्टम चलता ही नहीं है इनके यहाँ। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। क्यों, ये बहुत पिछड़े हुए हैं, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इनके पंचायत ही अपने ट्रेडिशन से काम करते हैं। इनकी अपनी वो गांव की काउंसिल होती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल में आएगा? नहीं 6 शेड्यूल के है। तो नहीं, काउंसिल तो आई थिंक 5th में आता है और वो एरिया 6th में आता है। 4 स्टेट, फिफ्थ एरिया 5th में, ये 6 शेड्यूल में 4 स्टेट आती हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया 4 स्टेट में थोड़े ट्राइब रहते हैं। ट्राइब तो और भी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, पूरे इंडिया में रहते हैं। जो बची हुई स्टेट है डीलिंग करने की 371, वो आती हैं 5th शेड्यूल के अंदर। समझ गए ना। मैंने एक वीडियो डाली है, शायद स्पीड पर देख लेना, विजन की अभी जो आई है 365 की, एक मैंने वीडियो डाली है 365 पॉलिटी की। उसमें डिफ्रेंशिएशन दिया है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उसे स्पीड में लगाना, 2x2 करना, या वहीं पे जाके एक बार उसे देख लेना 5th और 6th शेड्यूल में क्या अंतर है। जो बची हुई स्टेट है वो 5th शेड्यूल में है, और ये कुछ स्पेशल स्टेट है 6th शेड्यूल में है। 6 में ही है। हाँ 6 में। तो अब OTT एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट में गया था ना OTT वाला केस, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो स्टे लगा दिया और बोला है कि आप इस केस को नहीं हियर करोगे और ट्रांसफ़र कर दो इसे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आपको क्या बताना है इसमें, ये मैंने बताया। OTT केस फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है वो जब है। अब आपको ये बताना है, जो रिट्स होती है ना आपका, ये आपका मैंडेमस हो गई, सेक्रेटरी हो गई, तो कौन, तो कौन सी आपकी रिट्स है जिसका यूज करके स्टे लगा के बोलते यू आर नॉट कैपेबल टू हियरिंग दिस केस, यू सेड ट्रांसफर दिस केस टू द हायर कोर्ट। तो ऐसी कौन सी रिट्स है उसका यूज करके ये ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस का, तो आपको जाके वो पढ़ना है। फिर ये इंडस वाटर पैनल होल्ड मीटिंग की है, बहुत साल बाद मिले हैं, तो ये बहुत लंबे गैप के बाद मिले हैं। आपका इंटरनेशनल 116वीं मीटिंग है, 115वीं हुई थी 2018 में, तो उसके बाद 2-3 साल बाद मिले। देखो ये लिखा 2018 में, तो 2-3 साल बाद मिले हैं ये लोग।
ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे परमानेंट इंडेक्स काउंसिल क्या है। फिर न्यू टूल नीडेड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ टीवी, हमें कोई न्यू टूल खोजना होगा। जो स्प्रेडिंग ऑफ टीवी बढ़ रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके लिए कोई न्यू टूल देखना होगा हमें, इसे कम कर सकते हैं। क्योंकि बर्डन है इंडिया 55% ऑफ टीवी बर्डन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ऑल्सो हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। माल न्यूट्रिशन, जब खाना ही नहीं होगा पेट में तो क्या टीवी की दवाई काम करेगी, कोई ड्रग काम करेगा। तो 55% जो टीवी के केसेस हैं वो माल न्यूट्रिशन और मतलब हेम्पर रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग की वजह से है, ऐसा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आज नेशनल टीबी डे है ना। हाँ नेशनल टीवी डे होगा 15, अभी रात लास्ट में बात करेंगे। 15 किलिंग द ह्यूज रोहिंग्या, अगर रोहिंग्या मारे गए हैं तो आप ऐसा लिख सकते हो। देखो एक तो बांग्लादेश में आके ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब रिफ्यूजी तो दूसरे देश में भी सेफ नहीं है। ये पहले पेपर की थी। और रीडिंग द डिस्कशन ऑफ जीएसटी को लाने की बात करें, फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए बोला है, वांटेड फाइनेंस मिनिस्टर ने। उससे क्या होगा, कुछ टैक्सेस कम हो जाएंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा। अभी क्या है कि 30 तक रुपए का पड़ता है पेट्रोल, अभी जो आ रहा है। उसके बाद जितने ऊपर 100 रुपये तक पहुंच गया किसी स्टेट में, तो याद रखना 60 रुपये 70 रुपये के टैक्स हैं। पहले स्टेट फिर सेंट्रल लगाएगा। तो जब जीएसटी में आ जाएगा तो दोनों बीच में एक म्यूचुअल लाइन चुन लेंगे कि हम इतना लगाएंगे। तो उस तरह से कब जीएसटी में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, जीएसटी में और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं उन सब के नाम लिख कर ग्रुप में शेयर करना है, दोनों में से कोई भी कर लेना। तो ये वाली चीज़ होगा। और ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। कल इंडिया मैच जीत गई शायद, सो गया था मैं, फिर उठ गया था 2 बजे। तो इतनी न्यूज़ है। फिर मैं आपको जाता हूँ अपने इस वाले पॉइंट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक तरह से सिक्योरिटी के थ्रेट है। और जो नक्सलाइट एरिया होते हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, एक राइट विंग होता है, लेफ्ट विंग होता है। तो आप दोनों में याद रखना। कुछ पास डिकेड में, जो आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ पास डिकेड में जो उनके मतलब की वायलेंस है वो थोड़ा कम हुआ है। ऐसा थोड़ा याद रखना, डिक्लाइन हुआ है नंबर में लास्ट डिकेड में, कि कम डाउन इन द पास्ट डिकेड। तो आप ये भी याद रखना, पूछेगा लाइन कि नेक्सलेंट जो है, मतलब कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नेक्सलिज्म जो है वो बढ़ा है लास्ट पास्ट डिकेड में, नहीं कम हुआ है, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, एक ग्रुप है डेट ब्रिंग द चेंज थ्रू द वायलेंट रिसोल्यूशन, कि चेंज लाने चाहते हैं कैसे, कि वायलेंट रिसोल्यूशन। तो आप ऐसा याद रखना, एग्रेसिव कॉमेक्स एक्सट्रीज्म वाले इफेक्ट वाले ये लोग हैं, कि चेंज लाना है हमें, कैसे आएगा, वायलेंस से आएगा, वायलेंट रिसोल्यूशन से आएगा अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड यूज द वायलेंस टू सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट ए ग्राउंड लेवल। जो आपको प्रोसेस है सबवर्ट करना है, प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पर लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, एक वायलेंस से आएगा वो। ये क्या है, दीज ग्रुप्स आर प्रिवेंटेड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द लीस्ट डेवलप्ड एरिया, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे प्रोसेस नहीं पहुँच पाया, ट्राई टू मिस गाइड द पीपल बाय कीपिंग देम इग्नोरेंट, मतलब कि इग्नोरेंट द करंट हैपनर। मतलब क्या करते हैं, सीधी बात है, जैसे गरीब एरिया है, यहाँ पे ये लोग आएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे आपके एरिया में सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, और उसको काम कराने के लिए क्या करना होगा, हमें वायलेंस, हमें हथियार उठाने होंगे। ये बोलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पर लास्ट कुछ साल में डिक्लाइन हुआ है, ये ऐसा बोल रहे हैं डाटा में। अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ होंगे यार समाधान तो होंगे। एक है आपका समाधान डॉक्ट्रिन, बस समाधान ही डॉक्ट्रिन, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। वो क्या है उसमें, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शन इंटेलिजेंसी, डैशबोर्ड बेस्ड केवीपी, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, और KRA, की रिजल्ट एरिया, कि जब डेवलप कर रहे हो तो परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या है, कैसे करोगे, और की रिजल्ट क्या आया एरिया में डेवलपिंग के बाद, तो इसका ध्यान रखना है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। एक्शन प्लान ऑफ ईस्ट थिएटर, मतलब कि एक्शन प्लान होना चाहिए थ्रेट के ऊपर, क्या क्या थ्रेट है हमारे। उसके बाद नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, तो मतलब इन सब चीज़ों का हमें समाधान निकालना है इस बेस से। और नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने 2015 में, ऐसा भी याद रखना है, कॉम्बैट करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए। तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ते हैं कि हमें चीज़ों में कम होता जा रहा है। और फिर मैं कुछ स्टेप और भी बता सकता हूँ आपको। जैसे एक बार न्यूज़ में आए थे कि अगर हमें कम्बैट करना है तो हमें एक परमानेंटली स्टेशन डेवलप करने होंगे जो आर्म फोर्स के हैं। अभी वो कैसे रहती हैं, टेम्परेरी कैंप बना देंगी, वहाँ पे रहते हैं, तो उन पर हमला हो जाता है, फिर वो मारे जाते हैं सेफ। तो हमें परमानेंट स्टेशन बना देने चाहिए वहीं पे, जैसे जब यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है वहीं पे फोर्स को डिप्लॉय कर देना चाहिए। और फिर क्या, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। और मैं बताता हूँ डेवलपमेंट कैसे उनके एरिया में डेवलपमेंट करना चाहिए। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं वो, कि हम जो हमारे गरीब वाले एरिया में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अच्छे तरीके से,
क्योंकि वहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच रही, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, वो हथियार उठा लेते हैं। तो कुछ असिस्टेंट, सेंट्रल असिस्टेंट मिलना चाहिए उन्हें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए, एजुकेशन इनिशिएटिव चलने चाहिए, जैसे लाइक केंद्रीय विद्यालय बनने चाहिए, जीएनवी बनने चाहिए, नवोदय विद्यालय जो होते हैं आपके वो प्रेजेंट नहीं है। ऑल्सो प्लान टू ओपन ए मोर स्कूल अंडर एकलव्य मॉडल, ये ट्राइब्स के लिए चलते हैं एकलव्य मॉडल, ये भी स्टार्ट करने चाहिए। जो आपके वो मोबाइल टावर है, देखो वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, नेट नहीं है लोगों के पास, तो चीज़ों को सीखेंगे कैसे, यूट्यूब कैसे देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है उनके पास, तो इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट करके हम उन्हें मतलब डेवलप कर सकते हैं। तो क्यों लड़ेंगे, उनके पास बोलने आएगा कि भाग यहाँ से, हमें डेवलपमेंट मिल गया हमें। तो हम कम कर सकते हैं कि वॉयलेंस शुड बी कम डाउन हुआ है, नंबर्स ऑफ इंसिडेंट कम हुए हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू ऐसे ही हमें इफेक्ट रखने चाहिए कि और भी कम हो जाए। और जो इनोवेटिव मेजर लेने चाहिए कि रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द मतलब प्रिवेंट आईईडी, जो डिवाइसेस हैं अपनी एक्सप्लोजन डिवाइसेस हैं उन्हें थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलते हैं अभी। जो 5 मरे गए तो आईईडी ब्लास्ट से वो दबा देते हैं आईईडी को नीचे, तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे पता लगे यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। और मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी स्टेट को भी इसमें लेके आना पड़ेगा, लोकल पुलिस फोर्स को उसमें मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो लोकल पुलिस वाले क्यों मरे हैं, क्योंकि क्या पता उनके पास इक्विपमेंट ना हो आईडी चेक करने के, तो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और सरेंडर पॉलिसी जो है मतलब उसे अच्छा करना पड़ेगा कि वो सरेंडर कर दे, मेन स्ट्रीम में आ जाए, हम आपको छोड़ देंगे, आप अच्छे से काम करें, हमें आपके कोई काम लगा देंगे उनका। फोकस करेंगे, टाइम बाउंडेड अप्रोच रखनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार अप्रोच बना दी, कोई टाइम है नहीं 20 साल तक वही अप्रोच पे फॉलो कर रहे थे। फोकस टाइम बाउंड अप्रोच, ये कुछ वर्ड है, ये वर्ड हर जगह यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंसी, तो आप लिखते रहा करो। फिर अकाउंटेबिलिटी, टाइम बाउंड अप्रोच, कि टाइम बाउंड अप्रोच जब भी तो कुछ पॉलिसी बनाओगे तो उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो किस बात की पॉलिसी 20 साल तक करते रहो तुम उस पर काम। कि लास्ट माइल डेवलपमेंट फॉर न्यू इंडिया, अगर आप 10-20 ये वेव चीज़ पढ़ लोगे ना तो इन सबको सब में अप्लाई करना है कि लास्ट माइल डेवलपमेंट टू न्यू इंडिया, ये भी आप एक तरह से कॉमन चीज़ है, तो ये भी कहीं लिख लो, तो एक पूरी एक कॉपी बना लो इन कीवर्ड्स की। फिर आपको क्या होगा, वे फॉरवर्ड आपका इतना मज़ेदार होगा ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, ऊपर के 5 लाइन वे फॉरवर्ड क्या इसने बात की है, थोड़ा लहजा है इसका लिखने का, बस यही चीज़ है कि आप 15-20 वर्ड ऐसे बना लो कि लास्ट माइल डेवलपमेंट होना चाहिए, टाइम बोर्ड अप्रोच, अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, गवर्नमेंट शुड बी फोकस ऑन द मोर वीकली सेक्शन ऑफ द दैट इंस्टीट्यूशन, जो वीक सेक्शन इंस्टीट्यूशन को फोकस करना चाहिए, वीक स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। तो 5-6 वर्ड तो मैंने ही बताया, तो और आप लिख लेना, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर ह्यूमन राइट काउंसिल मैंने पहले ही पढ़ा था, एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है एक तरीके से, ये बोथ विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम से वर्क करती है, ये प्रमोट करती है, प्रोटेक्शन करती है आपका ह्यूमन राइट से, और क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2006 में क्रिएट की थी। और उसने रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया, जो पहले चलती थी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट को, उसको रिप्लेस करके ये बनाया था, क्या बनाया था, UNHRC बनाई थी उन्होंने। कि ऑफिस कहाँ है इसका, ऑफिस सेक्रेट ऑफिस है, मतलब इसका मतलब कि ऑफिस बैठता है कहाँ पे बैठता है, जिनेवा के अंदर बैठता है। ये जो आपके सेक्रेट मतलब बैठते हैं उसके मेंबर्स सेक्रेटरी वाले बैठते हैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में बैठते हैं। 47 मेंबर है, ऐसा आप याद रखना। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में से चुने जाते हैं, मतलब जो आपकी मेंबर्स है ना UNGC में, उसमें से चुने जाते हैं लोग कैंडिडेट, ठीक है ना। ऐसे कैसे चुन लेंगे, सारे अफ्रीका के चुन लो भाई, 47 ऐसे नहीं हो सकता कि 13 अफ्रीका में से आएंगे, एशिया पैसिफिक में 13 आएंगे, लैटिन अमेरिका में से 8 आएंगे, 7 आपके यूरोप में से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। इंडिया भी इसका मेंबर है, मेंबर शुड बी कौन सा एज ए पीरियड 3 साल के लिए पीरियड में कर सकता है, नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। जैसे 3 साल इंडिया रह लिया, फिर 3 साल इंडिया रह लिया, फिर इमीडिएट इलेक्शन हुए तो उसमें री इलेक्टेड नहीं हो सकता है, फिर बाद में कभी टर्म आएगा उसका, उसमें टाइम में हो सकता है, तो 2 बार लगातार बन सकता है, फिर इमीडिएट नहीं हो सकता, फिर बाद में कभी टर्म आएगा उसका। तो यूनिवर्सल पीरियड मतलब रिव्यू करते हैं ये, मतलब कुछ मैकेनिज्म क्या है कि यूनिवर्सल पीरियड रिव्यू करते हैं कि सिचुएशन कैसी है ह्यूमन राइट पूरे वर्ल्ड में। एडवाइजरी कमेटी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रीथिंक करना चाहिए, आपके एरिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे अभी श्रीलंका में था, इन्होंने चेक किया कि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, अब उन्हें बोला कि 2.3 लाख वो मिलियन डॉलर रुपीज़ जो हैं आपके, उनके लिए उनके घर बना के दो, उनके एजुकेशन प्रोवाइड करो, उन जिनके साथ हुआ है ऐसा। कंप्लेन प्रोसीजर क्या ये अलाउ करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को टू ब्रिंग ह्यूमन राइट वायलेशन टू द अटेंशन ऑफ द काउंसिल, अलाउ इंडिविजुअल ऑल्सो और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। स्पेशल प्रोसीजर क्या है कि मेड ए स्पेशल आपकी रेपुटेशन डेवलप करता है, रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखो।
उसके बाद क्या है कि इंडिया का क्या रोल है भैया इसके अंदर, स्पेशल मतलब रिपोर्टेड यूनाइटेड नेशन हैव रिटर्न टू द इंडिया, ठीक है ना, मतलब कि एक्सप्रेशन कंसर्न जो थे उनके आपके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम है, उससे क्या होता था, वो डेवलप कर रहे थे बिना इस प्लान को थिंक किए हुए, तो उससे क्या होता है लोगों के एरिया के रीडेवलपमेंट एरिया में प्रॉब्लम होती है, एक तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे थे, तो EIA के ऊपर बोल चुका है हमारे। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस में इंडिया को करना चाहिए। उसके बाद इंडिया वॉज इलेक्टेड टू बी ए काउंसिल, 2019 में इंडिया इलेक्टेड हुआ है 3 साल के लिए, तो 2022 तक इंडिया रहेगा, आगे भी होगा तो वो देख लेंगे। उसके बाद था एयर क्वालिटी इंडेक्स, वन नेशन वन नंबर, सॉरी यहाँ से कट गया, 2014 में लॉन्च हुआ, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों बोलता है देखो, 500 तक होता है, 0 से 500 तक, ऐसा अभी महाराष्ट्र में पूछा गया, जो महाराष्ट्र का PCS हुआ है, ये 500 तक होता है, हाँ भाई 500 तक होता है, 0 से 500 तक, ऐसे इसमें कलर रहते हैं, तो वन कलर वन उसका डिस्क्रिप्शन है किस कैटेगरी में आना चाहिए, तो वन कलर है, वन डिस्क्रिप्शन है, वन नंबर है, वन नंबर भी आएगा, देखो ये रहा। तो उसके बाद है कि मेजरमेंट है इसमें, पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, PM10 होता है, PM2.5 होता है, NO2 होता है आपका, SO2 होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है आपका, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड होता है, PB, ठीक है ना। 6 कैटेगरी में एयर क्वालिटी डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया ये 6 कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी है, और इसे डेवलप किसने किया, CPCB ने, इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर के साथ, एक्सपर्ट जो थे आपके मेडिकल और एयर क्वालिटी प्रोफेशनल, उनके साथ मिलकर 2014 में डेवलप किया गया है। अब CPCB क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाटर एक्ट 1974 से बनी है, और एयर प्रिवेंशन से भी इसे पावर फंक्शन मिलते हैं, 1981 वाला है, और इन द फील्ड फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इस वाले एक्ट से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986। तो आपको एक तरह से क्रोनोलॉजी याद हो गई, 74 81 में ये रहा, 86 में ये आया, तो क्रोनोलॉजी भी आपको 3 याद हो गई, ये क्यों 3 की याद रखो आप, 3 4 की आपको फ़ायदा मिल जाएगा, 4 तो ऑप्शन होंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, 2 3 आपने नेगलेक्ट कर लिए, उसके बाद ये उसके बाद ये, तो अपना ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाता है। फिर प्रिंसिपल फंक्शन क्या है CPCB के, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन तो 74 81 से ही मिलते हैं वाटर और एयर एक्ट से, प्रमोट करना क्लीननेस को, वेल डिफेंड मतलब स्टेट प्रिवेंशन कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे हैं वाटर के ऊपर, इम्प्रूव करना एयर क्वालिटी को, प्रिवेंट करना एयर क्वालिटी पॉल्यूशन को मतलब कम करना, तो ये है। फिर एक सफ़र आता है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग आ गया तो मतलब कि इससे बड़ा हो गया, तो फोरकास्टिंग आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि ये IMD निकालता है, इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप किया गया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ IITM ने, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी वाला है पुणे वाला, इसने डेवलप किया है, किसके साथ ऑपरेशन कौन करता है, IMD, इसको IMD निकालता है, और IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल एंड लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी कैसी है ऑफ द सिटी, इसको ये निकालता है। ये निकालता है मेट्रोपॉलिटन सिटी का, सब में नहीं है सफ़र, और इसमें क्या है 24/7 बेसिस पे निकालता है, कलर कोड भी है इसके, जैसे AIQ के थे ये पे है, और इसमें क्या है कि 74 आवर एडवांस फोरकास्टिंग भी बता देता है कि यहाँ पे इतनी बारिश होगी 72 आवर्स पहले। अल्टीमेटली इंक्रीज द अवेयरनेस, इसका काम क्या है कि इंक्रीज कर रहा है अवेयरनेस, मिटिगेट कर लेगा, पहले से पता लगेगा आपको प्रॉब्लम का, अवेयरनेस ड्राइव चला सकते हो, मतलब कि पहले से पब्लिक प्रमोट सेल्फ मिटिगेट कर लेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाली है, 72 घंटे पहले लोग पहले क्योर कर लेंगे, तो वो डेवलपमेंट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए फ़ायदा है। और इंट्रीगेट पार्ट है ये, फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेटेड इन द दिल्ली, ठीक है ना, पहली बार दिल्ली में ऑपरेट किया गया था, ये वेदर पैरामीटर क्या क्या है, टेम्परेचर भी बताता है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सब बताता है, UV रेस रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, और तो इसमें पॉल्यूटेंट क्या क्या है, इसमें 10 पॉल्यूटेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, देखो 8 तो इसमें वही होंगे, नहीं 6 तो उसके वही होंगे जो ये QI में, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या नहीं है, PB नहीं है, और कौन सा नहीं है, लेड नहीं है, और कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है, और आपका नहीं है इसमें, ओजोन नहीं है, अमोनिया नहीं है, सॉरी, लीड और अमोनिया नहीं होगा, देखो इसमें लेड और अमोनिया नहीं होगा, ओजोन है, लेड और अमोनिया नहीं है, तो दो में से -6, और क्या है, बेंजीन, आपके टोलीन, आपके जिलीन और मरकरी, मरकरी क्यों है, ऐसे याद रखो कि टेम्परेचर नाप रहा है, टेम्परेचर मीटर मरकरी होता है,
तो मरकरी है, फिर जेलीन है, आपके टोलिन है, ईन वाले याद रखो, EAN वाले, थोड़ा याद रहेगा आपको। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है सफ़र को, एक तरह से प्रोटोटाइप एक्टिविटी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और सफ़र से मतलब आपको बेनिफिट कॉस्ट सेविंग मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, पहले ही बता देगा एडवांस में, तो एग्रीकल्चर के मिटिगेट कर सकते हैं, एविएशन हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रोक देंगे कि भाई ज़्यादा बारिश होने वाली है काम मत करो, कि ऊपर से पहाड़ फटने वाला है, वहाँ से बादल फट सकता है तो काम मत करो नीचे वैली के अंदर। तो ये सब चीज़ों से टूरिज्म वूरिज्म सबको हमें एक तरह से बेनिफिट कॉस्ट सेविंग हमारी हो सकती है। अब एक और आ गया भैया, नेशनल एम्बियंट बना दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी और एम्बियंट बनाना है, ठीक है चलो बनाएंगे हम, और एम्बियंट बनाएंगे। अब ये कहाँ से आया, ये भी CBC लेके आया। पावर कहाँ से मिलती है, एयर क्वालिटी 1981 वाले से। इसे भी सेट किसने किया, एयर पॉल्यूशन मतलब कंट्रोल बोर्ड। उसका काम क्या होता है, और अच्छा करना है एयर को, और अच्छा करने के तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 से चला रहे हैं हमें और अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए हमें क्या होगा, तो एम्बियंट एयर क्वालिटी बनानी है। तो इसमें क्या होगा, वो तो 8 पॉल्यूटेंट तो ये QI के होंगे 4 और ऐड करो, 4 को और नापेंगे एम्बियंट बनाना है ना, अच्छे बनाना है। तो 12 पॉल्यूटेंट है इसमें, बेंजीन आपका आपका ये आ गया, बेंजो आपका प्राइन हो गया, इसमें आर्सेनल हो गया, निकल हो गया, इन चारों को और नापेंगे। तो बेंजीन क्या है आपका, उसमें भी था आपका, बेंजीन इसमें भी था। सफर। हाँ, बेंजीन आपका सफ़र में भी था, तो ये भी याद रखना। तो ईंद वाला इसमें भी एक है, और इसमें बेंजो आपका प्रेनाइन करके भी है, इसमें BO वाला, BAP बाप, और आर्सेनिक और निकल, ये 4 और इसमें ऐड कर दिए गए। फिर आता है आपका इंडिया पाकिस्तान होल्ड ए टॉक ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। अभी क्या था कि 115वीं मीटिंग की 2018 में हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। एक परमानेंट काउंसिल फॉर्मेशन की गई है कि इंडस वाटर पे, क्योंकि जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, IJC मानो इसे, IJC, ये ऐसे है कि इंडस, झेलम और चिनाब की वाटर के जो यूजेस है वो पाकिस्तान करेगा, और नीचे की 3 का यूजेस हम अपने हिसाब से करेंगे, वो पाकिस्तान दोनों मिलके मतलब देखते हैं। तो हमने एक कमीशन बनाई थी, कुछ पहले इशू क्या था इन पर, एक पालीकोल डैम में 2000, ये पुराना है, जब 2018 में आए थे कुछ इशू था आपके पाकल डैम, आपका डल जो है, और आपका लोअर कालनाई और चिनाब पे दोनों चीज प्रोजेक्ट हैं, और हम इसको डेवलप कर रहे थे, पाकिस्तान ने कंसर्न डेवलप किए थे। तो आपको आपको याद रखना है, आपका पाकल डल और आपका लोअर कालनाई कहाँ पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, ये चिनाब रिवर पे इंडिया बना रहा था। तो 2015 में 18 में आए थे, 115वीं मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने कुछ कंसर्न डेवलप किए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट से डेवलप हुआ था, काउंसिल 1960 में डेवलप हुई थी, इम्प्लीमेंट इन वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट। आपका आपका पलकुलडुल हो गया, आपका लोअर कलानी प्रोजेक्ट जो हम जम्मू कश्मीर में डेवलप कर रहे थे, तो उस पर कंसर्न डेवलप किए थे, आप डेवलप कर रहे हो, पानी को हमारे रोक दोगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इट ट्रीटी आपके ब्रोकेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड साइन बाय द आपके जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पाकिस्तान में, उन्होंने साइन की थी। और इंडस के ऊपर, उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ये ट्रीटी साइन हुई थी। जो ईस्टर्न फ्लोइंग आप सतलज, ब्यास और रवि, ये इंडिया के पास होंगी, और झेलम, इंदस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। और कुछ पानी देखो, ऐसे तो नहीं 100% पानी उन्हें दे देंगे, जो हमारे लोग रह रहे हैं उस रीजन में वो क्या करेंगे, वो बैठ के ताली बजाएंगे, नहीं नहीं। तो कंट्री इंडिया को भी अलाउड किया था यूज़ ऑफ 20% ऑफ इस वाटर इरीगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ICJ का भी 20% पानी, तो 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो इंडिया क्या करता है, ठीक है, नेशनल प्रोस्पेक्टिव से मैं क्या बोलूँ, इंडिया क्या करता है, कभी कभी ऊपर पहुंच जाता है, डरा देता है एक तरीके से कि हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो पाकिस्तान सोचता है कि ये पूरा पानी बैन कर देंगे। तो उसके लिए हमने ढंग से काम करे, ये जो ट्रीटी है, तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन हमने बनाई थी। हमें कुछ लगता है वो गलत कर रहे हैं, हम उनके एरिया में जाके चेक करते हैं, उन्हें कुछ लगता है हम गलत करें तो हमारे एरिया में आके देखते हैं, ऐसे मत करो, बात के बैठ करते हैं। तो कमीशन डेवलप की गई थी इसी के ऊपर, ऑफिशियल आके एक तरह से बात करते हैं, सर ऐसे मत करो, स्टडी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं दोनों गवर्नमेंट की, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डेवलपमेंट में क्या आ रही है वाटर पे, इशू कोई डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं टेक्निकल विजिट टू द प्रोजेक्ट साइट, कि चलो आपने 20% आपको परमिशन है तो आके चेक कर लो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बोलेंगे हमने जो बना रहे हैं 2 डैम हम बना रहे हैं, कौन कौन से बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अपने आपके पलकलटल और आपके लोअर आपके कलनाई, तो बना रहे हैं, आप जाके चेक कर लो, हम ऐसे कोई पानी को हार्मफुल नहीं कर रहे, तो वो चेक कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, नेसेसरी स्टेप है कि प्रोविड मतलब ये ट्रीटी अच्छे से काम करे, तो आपस में बात चलती रहनी चाहिए। इशू क्या है, एक तो मैंने आपको बताया पलकल डल जो डैम है, टेक्निकल कंसर्न इस पर कि लोअर कलानी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ज़्यादा पानी यूज़ करोगे आप, ये वो। और फिर हमने कुछ पहले भी आए थे, हमें हमारे कुछ इशू, हमने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, कृष्ण जो आपकी
किशन गंगा जो है ना उसके ऊपर, किस हिंद गंगा जो है उसके ऊपर इंडिया ने हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया था 2010 में, वो इशू भी चल रहा है। फिर पाकिस्तान फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइमली मीटिंग नहीं हो पाती है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान में हम तो मीटिंग करते नहीं है। क्यों नहीं करते? पाकिस्तान एग्रेसिव, ये सार्क को नहीं चला रहे हम कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म खत्म नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। अभी हमने क्यों बात की है? क्योंकि वो सीज़ फायर के दोबारा से DGMO की बात हुई है, जब से कोई वहाँ पे सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा तो हमने बुला लिया, चलो आ जाओ बात करने। और फिर क्या है कि देखो खुद सोचो, ये इंदस विंदस कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत किसने कंट्रोल में? चाइना में। तो इस ट्रीटी के अंदर चाइना नहीं है, चाइना ही बोलता रहता है तुमने मुझे क्यों नहीं रखा, मैं भी तो इसका पार्ट हूँ। कल के दिन में चाइना ने इंदस का पानी पलट दिया या और भी रिवर का पानी उधर भेज दिया तो क्या होगी प्रॉब्लम? तो ये है। फिर क्लाइमेटिकल कंसर्न्स हैं कि मेल्टिंग हो रहे हैं, तिब्बत के प्लेटू मेल्ट कर रहे हैं, पानी नहीं रहेगा फ्यूचर, तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स है। इतनी ही थी न्यूज़ आज की। कुछ मिला होगा तो कुछ पॉइंट आपके दिमाग में गए होंगे, पहली बात रिकॉर्डिंग रूम